हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज की क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास 2। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी वाला ज्योग्राफी वाला थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 2 किताब को पढ़ना, 2 नहीं मैं 3 किताब को 4 किताब को पढ़ के उस चैप्टर का जिस किताब में मिल रहा ना, एक शॉर्ट्स बनाना चाहती हूँ ऐसा, जिससे कि आपको उस चैप्टर से कभी भी लाइफ में दिक्कत ना हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें। क्योंकि एक बार वो चैनल पे डाल दूँगी ना, तो मे बी सबका भला होगा। तो थोड़ा सा वेट करें और तब तक इसको पढ़ लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगता है। और ग्रुप डिस्कशन रात 9 बजे और दिन में 1 बजे से होता है जीएस के लिए, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाला भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपने क्या लिखा है, तो उसको भी मैं बता देती हूँ। ऐसी क्लास यहाँ से स्टार्ट है। चीन और मंगोलिया के बीच कौन सा मरुस्थल है? तो चीन और मंगोलिया के बीच गोबी मरुस्थल पड़ता है, जिसको कि शीत मरुस्थल भी बोला जाता है। अब गेहूं की कृषि किस कटिबंध में होता है? तो शीतोष्ण में होता है, यानी शीत उष्ण, जहाँ दोनों ही मौसम होते हैं ना, वहाँ पे गेहूं की कृषि होती है। जब शीतोष्ण क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्या है क्षेत्र, तो ये जब मैं ज्योग्राफी वाला एनसीईआरटी एसटीईआरटी वाला लेके आऊँगी ना, तो उसमें मैंने पिक्चर से इसको बहुत अच्छे से बनाया है, तो उसको मैं आपको समझा दूंगी। जहाँ पे कि शीतोष्ण होता है, जहाँ की गर्मी भी होती है बराबर और ठंड भी होती है। उष्णार्ध होता है, जहाँ की ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस टाइप के क्षेत्र को उष्णार्ध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वेज नहर का निर्माण कहाँ हुआ है? तो एशिया महादेश में हुआ है। निर्माण इसका 1859 में हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य जो सुएज नहर का पूर्ण हुआ है 1869 में हुआ है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1956 में। आपको ये तीनों चीज़ एक जगह तो कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जहाँ से पढ़ा है ना, उसको बनाने में थोड़ा सा मेहनत आपको लगेगा, क्योंकि मेरा ये मिक्स है। जब मैं एक चीज़ को एक जगह लिखी थी, फिर दोबारा कहीं और पढ़ी, तो उसको लिखी सबको एक जगह। जब याद हो गया तो मुझे याद था कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या लिखा है। उसके बाद ये मैंने तैयार किया, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद वन लाइनर है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो कौन सी नहर? तो स्वेज नहर। स्वेज नहर ना लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला है स्वेज नहर के वास्तुकार कौन है? तो स्वेज नहर के वास्तुकार है फर्डिनांड डी लेसेप्स। तो आप नाम याद रखिएगा इसका, क्योंकि वास्तुकार पूछ सकता है आपको। तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? अभी स्वेज नहर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्वेज नहर की कुल लंबाई है 193 किलोमीटर। किलोमीटर में 193 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। अगला है कि स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर क्या है? तो पोर्ट सईद। बिल्कुल, उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बोलते हैं, और दक्षिणी सिरे पर क्या है? तो पोर्ट सुएज है। इसको भी आप याद रखिएगा। सिनाई प्रायद्वीप किस देश का भाग है? तो सिनाई प्रायद्वीप भाग है मिस्र का। ये सारा सुएज नहर से था। अब एशिया के पर्वत हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। मैं वर्ल्ड वाला अपना नोट्स ज़रूर शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद है दुनिया की छत किसे बोला जाता है? तो दुनिया की छत बोला जाता है पामीर का पठार को। उसके बाद है क्वेश्चन की स्टेपीज, घास का मैदान किसे बोला जाता है? तो मध्य एशिया को क्या बोला जाता है? स्टेपीज बोला जाता है। उसके बाद ये शीतोष्ण है, बिल्कुल यहाँ पे ठंड भी होती है और गर्म भी ये क्षेत्र होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। एशिया का रोटी की टोकरी भी इसको कहते हैं, किसको? मध्य एशिया को एशिया की रोटी की टोकरी कहते हैं। स्टेपीज जो घास का मैदान है उसको ही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत और म्यांमार की सीमा कौन बनाता है? तो कौन सा पर्वत ऐसा है जो भारत और म्यांमार की सीमा को बनाता है? तो उस पर्वत का नाम है अराकानयोमा पर्वत। पर्वत का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद का है क्वेश्चन की हिमालय और कुनलून पर्वत के मध्य कौन सा पठार पड़ता है? तो हिमालय और कुनलून पर्वत के मध्य तिब्बत का पठार पड़ता है। अगला है, बिल्कुल आप इसको पढ़ें। अगला क्वेश्चन है तेनसान। तेनसान पर्वत और कुनलून पर्वत के मध्य कौन सा बेसिन स्थित है? तो तेनसान पर्वत और कुनलून पर्वत के मध्य स्थित है तारिंग बेसिन। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करें। हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान को क्या कहते हैं? पुस्टाज कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि श्रीलंका में
श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है उसको क्या बोलते हैं? तो श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को बोलते हैं पटाना। पटाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है श्रीलंका में। अब ये भी आपको पूछेगा श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में। ये स्टेट में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया और फिर बीपीएससी में भी पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल में ही तीनों में ये पूछा है, तो इसको आप याद रखिएगा। मे भी आप इस बार भी पूछ ले, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन तो होता है। इस बार एसएसटी में मुझे 3 क्वेश्चन ऐसा मिला एसएसटी में कि रिपीटेड क्वेश्चन था, तो मे भी रिपीट हो सकता है, तो आप इसको याद रखें। श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। उसके बाद का क्वेश्चन है चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र कौन सा है? तो तारिम बेसी, जो कि स्थित है लोनपुर में। ये नाम मैंने बाद में लिखा है, लोपनूर में, तो इसको आप ज़रूर लिखिएगा। बहुत किताब में ये मिलता नहीं है इस टाइप से। उसके बाद है अल्ताई शान के उत्तर में स्थित है, तो अल्ताई शान के उत्तर में स्थित है गोबी मरुस्थल। उसके बाद है कि एशिया का नब्ज या नारी कहा जाता है मंगोलिया को एशिया का नब्ज कहा जाता है या नारी भी बोला जाता है। रूस तथा चीन के मध्यवर्ती क्षेत्र है कौन सा? तो मंगोलिया। वर्ल्ड का थोड़ा सा कम पढ़ने से भी काम चल जाएगा आपका, तो वर्ल्ड का मुझे लगता है 10 क्लास में दूंगी, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। मैंने इतना ही पढ़ा था और मे भी इसमें मुझे आ भी गया था सारा क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आया था, तो उसके लिए मैंने उतना डीपली नहीं पढ़ा है, तो मैं उसको शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, इंडियन ज्योग्राफी जो है उसको मैं पूरा दूंगी आपको, बिल्कुल उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी मेरी रही, क्योंकि एनसीईआरटी सब सॉल्यूशन उसमें सब चीज़ कवर होगा। इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको बनाने में। एक दिन में मैं चाहूँ तो मतलब दे सकती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन को छोड़ के कुछ क्वेश्चन को दूंगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। अगला है अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है कौन सा? तो हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, जिसमें उपस्थित है तिरिचिमीर चोटी। बिल्कुल, तिरिचिमीर चोटी कहाँ अवस्थित है? तो हिंदूकुश पर्वत में, जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है, तो आप याद रखें। अगला है कि पाकिस्तान की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचिमीर चोटी, जो कि गोमल खैबर दर्रा स्थित है। आर्यों का भारत में प्रवेश द्वार कौन सा है? तो खैबर दर्रा ही है, आप इसको याद रखिएगा। सुलेमान व किरथर, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको करें आप। सुलेमान व किरथर की श्रेणियाँ स्थित है कहाँ पे? तो पाकिस्तान में ये स्थित है। उसके बाद का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रही हूँ, आप इसको स्लो करके पढ़ सकते हैं। एल्बुर्ज का जग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में। जग्रोस ईरान व ईरान की सीमा बनाता है कौन? जग्रोस बनाता है। उसके बाद का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही लिखे, मैं तो सब इंपॉर्टेंट ही लिखी हूँ, मैं भी इससे आ भी गया था। एक बार आप पढ़ के इसको देखें, फिर प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लगाएंगे ना आपको पता चलेगा ये, और या फिर सेट मारेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा आपको। उसके बाद है पेंटिंग का टारस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो टर्की में। वार्थोयास्क पर्वत स्थित है साइबेरिया में। उसके बाद का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वार्थोयास्क स्थान है वो कि बहुत विश्व में ठंडा है। श्रीलंका की जीवन रेखा किसे बोला जाता है? तो श्रीलंका की जीवन रेखा है महाबेली को बोला जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है दजला, जिसे टिग्रिस व फरा, जिसे यूफ्रेटस बोला जाता है, वो नदी निकलती है कहाँ से? तो टर्की के पठार से निकलकर इराक से प्रवाहित होते हुए गिरती है कहाँ पे? ये फारस की खाड़ी में ये गिर जाती है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये सेशन, इसको आप याद रखें। चलिए आगे का क्लास हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि फरात नदी का अन्य नाम क्या है? यूफ्रेट्स भी बोलते हैं इसको। दजला नदी का अन्य नाम क्या है? तो टिग्रिस, इसको टिग्रिस भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है तो दजला फरात नदी में। देखिए कोई भी क्लास आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ेंगे ना आप, तो इसी जितना क्वेश्चन मैं दे रही हूँ ना, 40-50 क्वेश्चन अगर एक क्लास में मैं देती हूँ,
तो 40-50 क्वेश्चन मैं अगर 15 मिनट में करवा देती हूँ, तो वो ही 40-50 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे किसी सेशन में अगर आप देखने जाते हैं ना, रियल मतलब जो अच्छे टीचर होते हैं, तो 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर कमेंट पढ़ेंगे, फिर इधर पढ़ेंगे, फिर उधर करेंगे, तो आपको ये 2 ढाई 3 घंटे लग जाता है। और आप उसको लिखते हैं, फिर याद करते हैं, थोड़ा बोर होते हैं, कितना स्पीड करेंगे, क्या ही करेंगे चैनल को, मतलब वीडियो को। तो थोड़ा सा आप समझें कि मैं इसको इतने कम समय में इसलिए दे पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट का एक एक मिनट बहुत कीमती है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आप पढ़ें, बस पढ़ते रहें, कभी भी कंटेंट का कमी नहीं होगा। जितना मैंने पढ़ा है उतना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और मे भी आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा इससे। इसके बाद भी आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, इसको आधार बना लें कि इतना मुझे पढ़ना है, उसके बाद खुद भी पढ़ना है। तो खुद भी जब पढ़ेंगे ना, तो मुझसे अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो आई होप मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, सिर्फ किसी पे आश्रित ना रहे। अगला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई है तो दजला फरात नदी में। तो दजला का नाम क्या था, तो टिग्रिस, और फरात का नाम था यूफ्रेट्स। आप याद रखिएगा इसको। उसके बाद है कि मोसुल व बगदाद नगर बसे हैं। कहाँ पे, तो दजला नदी के किनारे बसे हैं मोसुल व बगदाद नगर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरावती नदी को। बहुत प्यारा भी क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है, मांडले नगर बसा हुआ है तो इरावती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, साल्विन नदी निकलती है कहाँ से, साल्विन नदी निकलती है तो तिब्बत के पठार से ये निकलती हुई भारतवान की खाड़ी में गिरती है। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। आप इसको ही नहीं, सबको याद रखिएगा। इतना तो याद रखना पड़ेगा कम से कम आपको वर्ल्ड में। अगर आपका सब्जेक्ट वर्ल्ड है तो इसके बाद भी एनसीईआरटी आप पढ़ें। उसको मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा है इतना डीप। इसमें मेरा काम चल गया था जीएस के लिए, तो मैंने इतना ही पढ़ा है। लेकिन हाँ, आप इंडियन ज्योग्राफी का मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड बहुत 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 अच्छा नोट्स बना रही हूँ, और उसको मे भी आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। उससे एक भी क्वेश्चन बाहर में जाने देने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी को लेके मैं चल रही हूँ। लूसेंट को भी उससे बाहर क्या ही पूछेगा, अब 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत पठार से निकलकर दक्षिण चीन सागर में गिरने वाली दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो मिकांग नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, लाओस की राजधानी वियंटियन और कंबोडिया की, लाओस की वियतनाम होगा लाओस की राजधानी, और कंबोडिया की राजधानी पेंड स्थित है। तो मिकांग नदी के किनारे स्थित है ये। वियतनाम की राजधानी हनोई है। आप ऐसे भी याद रखें, यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई है, जो कि स्थित है रेड नदी के तट पे। आगे है कि मालवा प्रायद्वीप तथा सुमित्रा द्वीप के मध्य स्थित है, तो मलक्कना जलसंधि। मलाया प्रायद्वीप और सुमित्रा द्वीप के मध्य स्थित है, मलक्कना जलसंधि स्थित है। अगला है कि अंडमान सागर के को जावा सागर से जोड़ती है कौन सी, तो मलक्का नदी इसको जोड़ती है अंडमान सागर को जावा द्वीप से। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया। कोरियाई प्रायद्वीप तथा जापान के मध्य जल संधि जो है, तो उसको कोरिया या सुसीमा जल संधि भी बोलते हैं। जापान सागर तथा पीला सागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि, तो कोरिया या सुसीमा जल संधि जोड़ती है। होन्शु जो कि जापान में है, होन्शु कहाँ है, जापान में। आप इसको यहाँ भी ये भी याद रखिएगा एक चीज़ कि होन्शु कहाँ स्थित है, तो होन्शु जापान में स्थित है। तो होन्शु जापान तथा होकुरो द्वीप के मध्य स्थित है शुगारू जल संधि। जल संधि वाला आप सबको याद कर लें, ये जल संधि से ही ज़्यादा रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, और मैंने याद किया था इसको, बस रट लिया था, समझने का टाइम नहीं था मेरे पास। पीला सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, तो पीला सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन जोड़ेगा, तो ताइवान जल संधि इसको जोड़ती है। ताइवान जल संधि स्थित है कहाँ पे, तो चीन तथा ताइवान में ये स्थित है, दोनों जगह ताइवान जल संधि। उसके बाद का क्वेश्चन है 38 नंबर, ओमान एशिया तथा सोमालिया अफ्रीका के मध्य स्थित है, बाब उल मादेब जल संधि। बिल्कुल इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद है, ओमान एवं ईरान के मध्य कौन सा जल संधि स्थित है, तो ओमान और ईरान के बीच स्थित है हार्मुज जल संधि। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, और 40 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 में लेती नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे
अराकान योमा या पेंगो योमा श्रेणी स्थित है म्यांमार में। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत है अराकान योमा पर्वत। इस सब टाइप का पर्वत हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा अटपटा नाम आपको लगेगा अगर ज्योग्राफी आपका नहीं है तो। एशिया का प्रमुख पर्वत कल हम लोग चैप्टर को उठाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। ये 40 क्वेश्चन नहीं है। आप अगर लॉन्ग में पढ़ेंगे ना, किसी एससीईआरटी किताब से पढ़ने घुसे ना, तो 40 क्वेश्चन निकालते निकालते पसीना छूट जाता है। एक एक लाइन को डीपली ध्यान से पढ़ना पड़ता है, उसको क्वेश्चन बनाना पड़ता है एससीईआरटी एनसीईआरटी में। तो आप सोचिए एक जगह आपको मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको आप पढ़ें, इग्नोर नहीं करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ग्रुप डिस्कशन 9 बजे और 1 बजे आप ज्वाइन हो। दिन में 1 बजे और रात में 9 बजे होता है। अभी मॉडर्न का रात में चल रहा है, जीएस ओवरऑल ऑप्शन के साथ दिन में चल रहा है, तो उसको आप ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं पे इसका भी पीडीएफ मैं डाल दूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। जल्द ही एक नई क्लास के साथ आप सबके सामने मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच।